गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं हम। कुछ कारणवश क्लासें नहीं आई, यहाँ पर आपके लिए हम जो नया टॉपिक है आपका वो है आपका उर्वरक। उर्वरक क्या? उर्वरक, फर्टिलाइजर। क्या बोलते हैं इसको? फर्टिलाइजर इंग्लिश में, फर्टिलाइजर। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि उर्वरक किसे कहते हैं, उसके बाद में उर्वरक क्या होता है, किसे उर्वरक कहते हैं, किस प्रकार से उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार से कितनी मात्रा में कौन सी फसलों में उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से उर्वरक होते हैं, कितने प्रकार के उर्वरक होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। अब देखो यहाँ पर उर्वरक, सबसे पहले उर्वरक की परिभाषा। उर्वरक की परिभाषा देखते हैं कि उर्वरक क्या होते हैं। एक रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ। अब जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं? यहाँ पर रसायनों में दो ही चीजें पाई जाती है, एक तो कार्बनिक और एक अकार्बनिक। कार्बनिक व अकार्बनिक। कार्बनिक व अकार्बनिक। तो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कैसे होते हैं? कार्बनिक और अकार्बनिक होते हैं। कार्बनिक की बात करें तो यहाँ पर यूरिया, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको डिटेल से बताना चाहूँगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो जो कार्बनिक पदार्थ है ये कौन सा है? यूरिया है। देखो यूरिया का जो सूत्र होता है NH2CO NH2 होता है। ये क्या है? यूरिया का अणुसूत्र। क्लियर है? अब यहाँ पर यूरिया का अणुसूत्र है और इसमें क्या है? यहाँ पर ये कार्बन उपस्थित है। क्या उपस्थित है? कार्बन उपस्थित है। तो यहां पर देखो कि ये कैसा है? कार्बनिक पदार्थ है। अब ये क्या हो गया? यूरिया हो गया। यहां पर हम बात करते हैं जैव शक्ति सिद्धांत की। जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत कहता है कि यहां पर इस पृथ्वी पर जितने भी कार्बनिक पदार्थ बनते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? केवल और केवल जीवों के द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? जीवों के द्वारा बनाए जाते हैं। जैव शक्ति सिद्धांत क्या कहता है कि यहां पर जितने भी कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं पृथ्वी के ऊपर वो सारे के सारे किससे निर्मित होते हैं? वो होते हैं जीवों के द्वारा। जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पर जीव होते हैं, जीवों के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट होती है और कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? C होता है, मतलब कार्बन होता है। अब देखो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है तो जीव कोई सा भी हो सकता है। जैसे पादपों में स्टार्च पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्टार्च, शर्करा पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर जीवों में जितने भी जीव होते हैं सब में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है और कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? C होती है। क्लियर है? तो ये कार्बनिक पदार्थ जितना भी निर्मित होता है वो सब के सब किससे होता है? जीवों के द्वारा निर्मित होता है। लेकिन यहाँ पर कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ, प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था यूरिया का। किसका निर्माण हुआ था? यूरिया का। और इस यूरिया के निर्माण के साथ ही यहाँ पर जैव शक्ति सिद्धांत का क्या हो गया? विखंडन हो गया। क्या हो गया? विखंडन। मतलब ये क्या कहता है? ये कहता है कि जितने भी कार्बनिक पदार्थ बनते हैं वो सारे के सारे किससे बनते हैं? जीवों के द्वारा बनाए जाते हैं, जीवों से उत्पन्न किए जाते हैं। और यहाँ पर यदि हमने इसका संश्लेषण कर लिया तो ये कृत्रिम रूप से तैयार हो गया कार्बनिक पदार्थ, और कार्बनिक पदार्थ कृत्रिम रूप से तैयार हो गया तो जैव शक्ति सिद्धांत का क्या हो गया? विखंडन हो गया। क्लियर है? अब आगे चलते हैं।
अब देखो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ जो कृत्रिम रूप से, किस रूप से, कृत्रिम रूप से निर्मित किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं। देखो रासायनिक पदार्थ कौन से, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ जो कृत्रिम रूप से निर्मित किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, कृत्रिम रूप से निर्मित किए जाते हैं। और निर्मित कहां पे किए जाएंगे, फैक्ट्रियों में। कहां पे किए जाएंगे, फैक्ट्रियों में निर्मित किए जाते हैं। ऐसे रसायनों को यहां पर एक चीज और ऐड कर सकते हो, तथा जो पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं, पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं, क्या कहलाते हैं, उर्वरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं रे, उर्वरक। देखो हम इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं कि वे रासायनिक पदार्थ जो कार्बनिक अकार्बनिक, कोष्टक में लिख सकते हो इसको, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें कृत्रिम रूप से निर्मित किया जाता है, तथा उन्हें कहां पर निर्मित किया जाता है, फैक्ट्रियों में निर्मित किया जाता है, तथा वे क्या करते हैं, पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, हम उर्वरक कहते हैं। क्या कहते हैं, उर्वरक कहते हैं। ये तो हो गई उर्वरक की परिभाषा, क्लियर है। अब यहां पर हम पढ़ेंगे उर्वरक पढ़ेंगे और जैव उर्वरक पढ़ेंगे। इसी के साथ हम जैसे पोषक तत्व उपलब्ध करवाने के लिए हम खाद, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, ये पदार्थ भी हम क्या करते हैं, इसके अंदर मृदा में मिलाते हैं पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाने के लिए। अब देखो यहां पर खाद क्या होता है, खाद की परिभाषा हम देख लेते हैं, क्योंकि उर्वरक आया है तो वहां पर खाद की परिभाषा भी आपको यहीं पर सीख लेनी है कि उर्वरक और इसमें खाद में क्या अंतर होता है। ठीक है, अब खाद की परिभाषा देखते हैं। तो खाद में होता है कि यदि जीवों के द्वारा, किसके द्वारा, जीवों के द्वारा, किसके द्वारा रे, जीवों के द्वारा उत्पन्न पदार्थ, क्या रे, उत्पन्न पदार्थ। यहां पर उत्पन्न पदार्थ और जिन्हें सड़ा गलाकर, जिन्हें क्या करके, सड़ा गलाकर, जिन्हें सड़ा गलाकर पोषक तत्वों के लिए प्रयोग किया जाता है, जिन्हें सड़ा गलाकर पोषक तत्वों के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। देखो जीवों के द्वारा उत्पन्न पदार्थ सड़ा गलाकर पोषक तत्वों के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, हम खाद कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद कहते हैं। क्लियर है। तो यहां पर एक चीज कह सकते हो आप, जीवों से, मतलब जीवों से उत्पन्न होने वाले कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गलाकर हम क्या करते हैं, पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, खाद कहते हैं। ये किसके द्वारा, देखो उर्वरक किसमें, फैक्ट्रियों में निर्मित किया जाता है। किसमें निर्मित किया जाता है, फैक्ट्रियों में निर्मित किया जाता है। जबकि ये किसके द्वारा निर्मित किया जाता है, जीवों के द्वारा ही निर्मित किया जाता है। देखो इसको जीवों के द्वारा कैसे निर्मित किया जाता है, जैसे मान लो पेड़ पौधों की शाखाएं, रसोईघर का कचरा, गोबर, मूत्र, पशु मूत्र, इन सब को हमने क्या कर लिया, ये किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, सब के सब। देखो पेड़ पौधों की पत्तियां, टहनियां, ये सब किसी पेड़ पौधों जीवों के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर गोबर मूत्र पशुओं द्वारा, पशु क्या है, जीव है, तो जीवों द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं। अब इनके जो अपशिष्ट है इनको क्या किया गया, हमने सड़ाया। अब सड़ाने वाले कौन है, यहाँ पर सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव है। कौन है, सूक्ष्म जीव।
और यहाँ पर सूक्ष्म जीव है तो यहाँ पर उत्पन्न कौन कर रहा है, जीव उत्पन्न कर रहा है, और यहाँ जीव ही क्या कर रहा है, यहाँ पर इसको सड़ा रहा है। तो यहाँ पर जीव सड़ा रहा है, इसको सड़ाने के बाद में मतलब अपघटन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, अपघटन की क्रिया होती है। और अपघटन की क्रिया के द्वारा यहाँ पर अपघटन की क्रिया जब होती है तो इसमें क्या हो जाता है, ये छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। कौन करते हैं अपघटन की क्रिया, सूक्ष्म जीव करते हैं। क्लियर है। अब छोटे टुकड़े होने के पश्चात इन्हें पौधे वापस से क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पौधे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पौधे विकसित होते हैं। और जैसे ही पौधे विकसित होते हैं पशु इनको खा जाता है और पशु खाकर इनको क्या कर देता है, गोबर कर देता है। क्या कर देता है रे, गोबर कर देता है। पशु इनको खाकर क्या करता है, गोबर कर देता है। और गोबर को वापस से हम सूक्ष्म जीवों के द्वारा सड़ा गलाकर वापस से छोटे टुकड़ों में और वापस पौधों के लिए उपलब्ध करवा देते हैं। तो यहाँ पर कौन कार्य कर रहा है, आप लोग बताओ, कमेंट करके बताओ कि यहाँ पर सबसे प्रमुख रूप से कौन कार्य कर रहा है। देखो सबके सब क्या है यहाँ पर, यदि आप सोचो तो यहाँ पर सबके सब क्या है, बताओ, कमेंट करके बताओ क्या है यहाँ पर। चलो मैं बता देता हूं आपको, जीव है। सबके सब क्या है यहाँ पर, जीव है। कौन है रे, जीव। क्लियर है। अब यहाँ पर यदि वे पदार्थ जो जीवों के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, खाद, और जो फैक्ट्रियों में कृत्रिम रूप से पौधों को पोषक तत्व देने के लिए निर्मित किए जाते हैं रसायन, वो क्या कहलाते हैं, उर्वरक कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमें उर्वरक और आपका खाद जो है उसमें डिफरेंस देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये चीज़ें आपसे वैसे पूछी नहीं जाती है, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके आधार पर आप आगे आंसर दे सकते हो कि कोई भी क्वेश्चन ऐसे थोड़ा सा घुमा कर आ जाए तो उनके आंसर आप आसानी से दे सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ पर इधर लिख लो खाद, इधर लिख लो उर्वरक, यहां पर उर्वरक, यहां पर खाद लिख लो। अब जो खाद है, खाद किसके द्वारा निर्मित किया जाता है, ये जीवों के द्वारा निर्मित किया जाता है, जीवों से उत्पन्न, जीवों से उत्पन्न होता है। ये कहां पे होता है रे, पता ही है आपको, फैक्ट्रियों में संश्लेषित होता है, कृत्रिम रूप से फैक्ट्रियों में उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसका पहला हो गया। दूसरा, जो खाद होते हैं इनमें पोषक तत्व न्यून होते हैं, पोषक तत्व न्यून होते हैं। कैसे होते हैं, न्यून। इनमें पोषक तत्व अधिक होते हैं, पोषक तत्व अधिक होते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें डीएपी, डीएपी में यहाँ पर फास्फोरस है वो 46% पाई जाती है। जैसे नाइट्रोजन, यूरिया की बात करें तो यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाई जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से, जैसे टीएसपी में फास्फोरस, टीएसपी में 48% फास्फोरस पाई जाती है। तो ये इस प्रकार से इनमें पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पर यदि हम पोषक तत्व की मात्रा देखें तो जैसे गोबर की जो खाद होती है उसके अंदर देखते हैं, उसके अंदर 0.5 और 1.1% और यहाँ पर 0.5%, या फिर यहाँ पर यदि हम बात करें 0.5, 0.50 0.25 और 0.25% पाई जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इनमें मात्रा पाई जाती है। जबकि इसके अंदर देखो नाइट्रोजन की, फास्फोरस की कितनी मात्रा, बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरा जो टॉपिक है, देखो ये पोषक तत्व धीरे धीरे उपलब्ध करवाते हैं, ये पोषक तत्व धीरे धीरे मना रहे, धीरे धीरे सब कुछ होए
तो ये दोहा है, उस दोहे के अनुसार यहाँ पर यदि हम बात करें तो धीरे धीरे यदि हम कोई कार्य करते हैं तो सारा हो जाता है, अच्छे से होता है, और किसी कार्य को हम जल्दबाजी करते हैं तो वो उसमें नहीं हो पाता है। कभी कभार आपने देखा है, आपको कभी ऐसे फुर्ती हो कि मेरे को जल्दी से काम करना है, या कोई दबाव हो आपके ऊपर, तो उसमें आपकी गलतियाँ ज़्यादा होगी, गलतियां क्या होगी, ज़्यादा। और आप क्या कहोगे कि कभी भी लेट हो है ना, तो उसमें लेट में लेट ही होता है ना, तो ऐसा चलता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे पोषक तत्व तो उपलब्ध करवाते हैं, जबकि ये शीघ्र पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं। ये धीरे धीरे पोषक तत्व हैं। अब ये धीरे धीरे पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना आप कि धीरे धीरे पोषक तत्व शीघ्र पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। तो अब शीघ्रता से पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं तो उसके बाद में ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये देखो, इसी पॉइंट के आधार पर हम एक पॉइंट और निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये पोषक तत्व है, लंबे समय तक उपलब्ध करवाते हैं। यहां पर आपसे ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो खाद और उर्वरक है उसमें किस प्रकार के डिफरेंस पाए जाते हैं, तभी आप आंसरों के सही जो क्वेश्चन बनेंगे उनके आंसरों के सही जवाब दे पाओगे। और लगभग आपके क्वेश्चन यहाँ से बन भी सकते हैं, क्योंकि आपके दोनों ही टॉपिक है, खाद और उर्वरक दोनों ही टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये पोषक तत्व लंबे समय तक उपलब्ध करवाते हैं, जबकि ये पोषक तत्व है थोड़े समय के लिए उपलब्ध करवाते हैं। अब थोड़े समय के लिए मतलब जैसे मान लो आपने यहां पर यूरिया डाला फसल में, जैसे ही यूरिया डालोगे तुरंत आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर फसलें तुरंत आपको प्रभाव प्रकट करेगी। जैसे यूरिया डाला आपने और उसका प्रभाव 10 से 15 दिन तक रहता है, उसके बाद में उनका प्रभाव नष्ट हो जाता है। जबकि यहाँ पर आपने खाद डाला है, तो एक बार आपने खाद डाल दिया, गोबर की खाद, तो लगभग 2 से 3 वर्षों तक क्या करता है, इसमें अपना प्रभाव दिखाता रहता है, अपना क्रियाशीलता बनाए रखता है। यहाँ पर अगला जो टॉपिक रहेगा आपका, इसमें यदि हम यहीं से पॉइंट निकाले तो ये जो खाद होते हैं ये भौतिक और रासायनिक क्या करते हैं, भौतिक और रासायनिक दशा को सुधारते हैं। ये मृदा की भौतिक व रासायनिक दशा को सुधारते हैं। अब यहां पर ये सुधारते हैं, कैसे सुधारेंगे ये देखो, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, गोबर की खाद की या खाद की। तो ये सभी जीवों द्वारा निर्मित होते हैं, तो इनमें क्या होगा, जीवाश्म पदार्थ होगा। जीवाश्म पदार्थ जब सड़ गल कर तैयार होता है तो ये क्या बन जाता है, ह्यूमस बन जाता है। और ह्यूमस जो होता है ये मृदा की भौतिक और रासायनिक दशा को सुधारता है। कैसे सुधारता है ये भी देखेंगे हम। जैसे आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि चौमासा में लकड़ी फूल जाए, तो ये क्या कारण है कि चौमासा में लकड़ी फूल जाए, मतलब वर्षा ऋतु में लकड़ी फूल जाती है, इसका क्या कारण है। लकड़ी क्या होती है, लकड़ी किससे प्राप्त होती है, पेड़ों से प्राप्त होती है। तो लकड़ी जो सेलुलोज होती है या फिर आप लकड़ी होती है या जो कार्बनिक पदार्थ होता है पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला, उसकी एक विशेषता पाई जाती है, और वो विशेषता होती है कि नमी अवशोषित करते हैं। ये क्या करते हैं, नमी अवशोषित करते हैं। जैसे आप लोग एक चीज देखना, जैसे आपके घर पे घास फूस पड़ा हुआ है, उसके ऊपर पानी का थोड़ा सा छिड़काव कर देना, फिर अगली सुबह देखना, शाम को आपने छिड़काव किया और शाम को आपने देखा था कि वो टूट रहे थे, सारे के सारे क्या हो रहे थे, टूट रहे थे। अब दूसरे दिन पानी का छिड़काव होने के पश्चात या फिर पानी का छिड़काव नहीं किया और आपने सुबह सुबह देखा है उसको, तो टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि उसने रात भर की जो ओस थी
उस नमी को एब्जॉर्ब कर लिया है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में वो कैसा हो गया है, लचीला हो गया है और फूल गया है, थोड़ा सा क्या हो गया है, फूल गया। तो यहाँ पर ये पदार्थ होगा जीवाश्म ह्यूमस होगा, ये भी क्या होगा, जल अवशोषित करेगा और फूलेगा। तो यहाँ पर मृदा में वायु रंध्रता बढ़ेगी, वायु रंध्रता बढ़ने के साथ साथ इसमें जल धारण क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि जल अवशोषित करके रखेगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये भौतिक और रासायनिक दशा का सुधार करता है, जबकि उर्वरक भौतिक और रासायनिक दशा को क्या करता है, खराब करता है, खराब करता है। अब खराब कैसे करता है भाई, अब ये तो हम जान ही नहीं पाए, बताओ भाई कैसे खराब करता है, ये तो नई समस्या आ गई हमारे सामने। देखो यहाँ पर ये भौतिक और रासायनिक दशा को कैसे खराब करेगा, कि यहाँ पर हम जितने भी उर्वरक लेके आते हैं, हम उन्हें पानी में डाल के देखना, पानी में जैसे ही डालोगे वो क्या हो जाएगा, उस पानी में घुल जाएगा, पानी में घुल जाएगा। और पानी में घुलने के पश्चात आप उसमें कोई भी शेष पदार्थ नहीं देखोगे, तो इसका मतलब पानी में जैसे हम मृदा में डालेंगे वो पानी में घुल जाएगा, घुलने के बाद में कुछ बचेगा क्या, नहीं। और यहाँ पर मैंने बात की है, यहाँ पर 2 से 3 वर्षों तक बना रहता है। अब 2 से 3 वर्षों तक बना रहता है तो ह्यूमस का कार्य तो हो रहा है, पोषक तत्व तो उपलब्ध करवा रहा है, जल धारण क्षमता बढ़ा रहा है, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी, जल धारण क्षमता बढ़ेगी तो पोषक तत्वों की मात्रा और मृदा की उर्वरता बढ़ेगी, और मृदा की उर्वरता बढ़ेगी तो फसलें भी अच्छी उत्पादित होगी। और यहाँ पर ये क्या करता है, मृदा की उर्वरता को खराब करता है, क्योंकि इसमें कोई अवशिष्ट पदार्थ बचता ही नहीं है, और यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 वर्षों तक खाद का प्रभाव खत्म, और उसके बाद में हम उर्वरक दे देकर फसलें तो उत्पादित करते रहेंगे, लेकिन मृदा कैसी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो यहाँ पर भौतिक दशा को क्या करता है, ये खराब करता है। यहां पर अगला टॉपिक देखते हैं, इसको उतार लीजिए आप, या उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर 6ठा पॉइंट, ये फसलों व मनुष्य पर या जीवों पर लिखो, यहां पर जीवों पर लिखो, मनुष्य नहीं, जीवों पर। अनाज मनुष्य थोड़ी खाता है, यहां पर पशु भी खाते हैं, तो जीवों पर विपरीत प्रभाव नहीं डालता है, जबकि ये दुष्प्रभाव डालता है, ये दुष्प्रभाव नहीं डालता है, दुष्प्रभाव डालता है। अब देखो यहां पर ये दुष्प्रभाव की बात कैसे आई। अब देखो यहां पर ये तो जीवाश्म पदार्थ है, यहां पर किसी प्रकार का कोई रसायन है ही नहीं, जीव ही जीव लड़ रहे हैं, जीव ही नष्ट हो रहा है, जीव को जीव खा रहा है और आगे चल रहा है क्रम, तो इसमें तो कोई दुष्प्रभाव होगा ही नहीं, कोई अन्य पदार्थ मिश्रित हुआ ही नहीं इसमें, तो जो जिसको आवश्यक है वो इस प्रकार का भोजन यहाँ से प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण इनमें आपको पता है कि कोई भी हम यदि बात करें कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या एक जीव से दूसरे जीव में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो आपको पता है 10% होता है, और ऊर्जा के साथ साथ इनके कुछ अंश भी क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होता है। जैसे हमने उर्वरक डाला, इसके अंदर उर्वरक डाला तो इसका अंश इसमें पहुंचेगा, पेड़ में पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। और यहाँ पर हमें पता है कि उर्वरक के सभी ऐसे जो तत्व है या अंश है वो सभी लाभदायक तो होते नहीं है, कुछ हानिकारक भी होते हैं, क्योंकि रसायन है तो हानिकारकता तो दिखाएगा अपनी, ठीक है। अब ना ही हमें पता है कि इसको कितनी मात्रा में डालना है, हम अपने हिसाब से डाल लेते हैं कि हाँ आपकी बार फसल अच्छी हो जाएगी, बस इस हिसाब से डालते हैं। अब हमें पता नहीं है कि कितनी मात्रा में डालना है, नहीं डालना है। उर्वरक जैसे ही हमने डाला इसमें अंश आ गया, इसको जो चारा था उसको तो पशु खा गए, और जो अनाज हुआ उसको मनुष्य खा गया। अब दोनों में ही क्या हुआ, यहां पर लगातार इसकी मात्रा बढ़ती गई। लगातार मात्रा बढ़ने के कारण मनुष्य में और पशुओं में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लग गए।
जैसे हम बात करें कि हरित क्रांति, कौन सी क्रांति रे? अरे कौन सी क्रांति? हरित क्रांति। अब हरित क्रांति कब शुरू हुई? 66-67? अरे 1900 कब रे? 1966-67 में। अब 1966-67 में हरित क्रांति शुरू हुई। उस समय धान और गेहूं दो ही फसलें थी बस, इनके ऊपर जबरदस्त जोर दिया गया, ये भी आपको पता है। इसके बाद में इनके ऊपर जोर दिया गया और साथ ही साथ इस समय प्रचलन हो गया कीटनाशी, कवकनाशी और शाकनाशी। और प्लस किसका? अरे प्लस किसका? उर्वरक का। किसका रे? उर्वरक का। अब यहां पर क्या हो गया? उर्वरक। क्लियर है? अब ये सारे के सारे क्या है रे? रसायन है कि नहीं है? अब जब कभी नई नई चीज आती है तो आप लोग क्या करते हो? जैसे मान लो आपको पापा साइकिल ला के दे दे, मोटरसाइकिल ला के दे दे या 4 व्हीलर ला के दे दे, तो आप क्या करोगे? जबरदस्त शौक है ना आपको, तो जबरदस्त चलाओगे नई नई चीज को बहुत तगड़ी तरीके से। तो किसानों के पास भी जब ये चीजें पहुंची तो उन्हें पता नहीं है कि कितनी मात्रा में इन्हें प्रयोग करना है, किस प्रकार प्रयोग करना है, वो तो अंधाधुंध प्रयोग करने लगे। और जैसे ही इसकी मात्रा का प्रयोग जितनी ज्यादा करते उतना ही ज्यादा उत्पादन प्राप्त होता। तो किसानों ने सोचा कि हम तो क्या करते हैं, इतने दिन ऐसे ही मेहनत कर रहे थे और अब आइए हमारे पास रामबाण आया है और इस रामबाण से हम देखना कितना ज्यादा उत्पादन करते हैं। हरित क्रांति आई उससे पहले हमारा देश आयात करता था खाद्यान्न का। क्या करता था? खाद्यान्न का आयात करता था। लेकिन हरित क्रांति के पश्चात हम निर्यात करने लगे। अब सोच लो आप कितना उत्पादन हुआ होगा। ये उत्पादन तो ठीक है भाई, हमारी जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हो गई और साथ साथ हम दूसरे देशों को भी उनकी जरूरत पूरी करवा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका जो दुष्परिणाम हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते, इतना भयंकर दुष्परिणाम है इसका। आपको पता होना चाहिए कि जो ये क्रांति थी वो सबसे ज्यादा पानी वाला क्षेत्र कौन सा है? पंजाब हरियाणा यही है। और पंजाब हरियाणा है तो यहाँ पर नदियों का प्रकोप है, तो सिंचाई बहुत ज्यादा होती है, आराम से पानी की कोई कमी नहीं है। तो सबसे ज्यादा केंद्र भी यही बिंदु बन गए। अब केंद्र यही दोनों बिंदु बन गए, तो जहां पर आपको जैसे मान लो आपको मकान बनाना है आपके घर पे, तो आप बाजार में जाकर पत्थर डालोगे क्या? तो उर्वरक रसायन जितने भी होंगे वो सारे कहाँ जाएंगे? आपके मकान के पास ही जाएंगे। और जहां पे खेती करेंगे वहीं पर उर्वरक रसायन जाएंगे। तो यहाँ पर उर्वरक और रसायन कहाँ पे पहुंचेंगे? पंजाब हरियाणा में पहुंचेंगे। इनका इतना ज्यादा प्रयोग हुआ, इतना ज्यादा प्रयोग हुआ कि उनके मनुष्य और पशुओं में रसायन जो था, रसायन जो उन्होंने प्रयोग किए वो सारे के सारे किसमें? जल और भोजन दोनों में मिल गए। अब पहले तो शुरुआत में तो क्या हुआ कि कोई भी चीज हम पहली बार लेते हैं ना तो हमें लाभ पहुंचाती है। क्या पहुंचाती है? लाभ पहुंचाती है। और फिर धीरे धीरे उसकी अति जैसे होती जाती है, जैसे अति होती जाती है वैसे वैसे क्या करती है? हमें ये नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। क्योंकि अधिकता, किसी भी चीज की अधिकता हो वो हमेशा नुकसान पहुंचाती है। तो यहाँ पर रसायन जल और भोजन में मिश्रित हो गए। जल और भोजन में मिश्रित होने के पश्चात पंजाब और हरियाणा से कैंसर नाम की ट्रेन चलती है भाई। क्या चलती है रे? कैंसर नाम से एक ट्रेन चलती है। उसमें कैंसर के प्राणी जाते हैं, कैंसर के जो मरीज होते हैं वो जाते हैं और वो दिल्ली जाते हैं। किसके लिए? इलाज करवाने के लिए। तो ये कैंसर नाम की ट्रेन क्यों चलानी पड़ी? क्योंकि
इनके इतने ज़्यादा प्रयोग होने से जल और भोजन में इनका मिश्रण हो गया और जब शरीर में इसकी अति हो गई तो कैंसर उत्पन्न होने लग गया। अब वहाँ पे पानी नहीं पी सकते, आप खाना नहीं खा सकते वहाँ का। अब तो फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ है, उस कंट्रोल के आधार पर वहाँ पर थोड़ी सुधार हो रहा है, लेकिन यहाँ से कैंसर ट्रेन चलने लग गए। क्या पहले कैंसर था वहाँ पे? नहीं, हरित क्रांति से पहले कोई कैंसर का मरीज ही नहीं था वहाँ पर। हरित क्रांति आने के पश्चात कैंसर 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 और कैंसर नाम की ट्रेन ही चल गई वहाँ से। अब सोचो, इतनी ज़्यादा हानिकारक प्रभाव है इसके, बहुत ज़्यादा। क्लियर है? फिर इसके बाद में ये कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे और बाकी की डिटेल इनकी। तो यहाँ पर ये फसल पर जीवों पर विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, ये फसल पर और जीवों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। क्लियर है? फिर इसके बाद में अब हम बात करते हैं उर्वरक के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? उर्वरक के बारे में बात करते हैं, उर्वरक के बारे में चर्चा करते हैं। उर्वरक क्या है, किस प्रकार ये कार्य करता है, किस प्रकार ये फसलों में डाला जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे उर्वरक और उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश। सबसे पहले उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश, उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश या अधिनियम कह सकते हो इसको। यहां पर हम बात करते हैं 1956। जो उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश है वो कब लागू हुआ? 1957, सॉरी, कब हुआ? 57 में। और यहां पर हम बात करते हैं कि ये नियंत्रण अध्यादेश क्या करता है। नियंत्रण अध्यादेश क्या करता है कि उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश अधिनियम क्या करता है, ये उर्वरक के ऊपर नियंत्रण रखता है कि किस प्रकार से हमें उर्वरक प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में उर्वरक हमें प्रयोग करना है, किस किस फसल को कितना उर्वरक डालना है। ये नियंत्रण का कार्य करता है, नियम बनाता है। क्या बनाता है? बीज अधिनियम था, वो क्या करता था? वो इसी प्रकार के क्रियाकलाप करता था कि इनकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कितनी मात्रा में इनमें आनुवंशिक शुद्धता होनी चाहिए, कितनी भौतिक शुद्धता होनी चाहिए। तो ये भी नियंत्रण जो अधिनियम है या अध्यादेश है, ये कब लागू हुआ? 1957 में। और ये क्या कार्य करता है? ये यही कार्य करता है कि यहाँ पर कि फसलों के अंदर ये विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के प्रयोग के लिए निर्धारित मानक तैयार करता है। जैसे हम बात करें कि अनाज वाली जो फसलें होती है, कौन सी फसलें? अनाज वाली फसलें, उसमें 4:2:1 के अनुपात में क्या करते हैं हम। और इसी प्रकार दलहनी फसलें होती है, उनमें हम प्रयोग करते हैं 1:2:1 में प्रयोग करते हैं। तो ये जो अनुपात है, जो मात्रा है, ये निर्धारित कौन करता है? यहाँ पर कौन करता है? उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश करता है। क्लियर है? और कब लागू हुआ रे? 1957 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1957 में। अब देखो, राष्ट्रीय जैव उर्वरक अनुसंधान कौन सा धान रे? अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, यूपी। क्लियर है? यहाँ पर राष्ट्रीय जैव उर्वरक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश है। आगे बात करते हैं
उर्वरक कीमत कमेटी, उर्वरक कीमत कमेटी कब लागू हुई? तो ये हुई जनवरी, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? उर्वरक कीमत कमेटी कब बनी? कब बनी? जनवरी 1976। जनवरी 1976 में क्या बनी? उर्वरक कीमत कमेटी बन गई। क्लियर है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं, जो अगला टॉपिक है उसके अंदर हम बात करते हैं कि यहां पर विश्व का, किसका? विश्व का प्रथम उर्वरक, विश्व का प्रथम उर्वरक कौन सा है? एसएसपी। कौन सा है? एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, एसएसपी। ठीक है। इसके बाद में भारत में सर्वाधिक उपयोग व निर्मित होने वाला नाइट्रोजनी उर्वरक कौन सा है? यूरिया है रे भाई। कौन सा है? यूरिया है। और यूरिया लगभग 80 से 85%, 80 से अधिक, कुछ बुक्स में मिलता है 80% से ज़्यादा और कुछ में मिलता है 85 से ज़्यादा। तो मैंने दोनों ही लिखवा दिए यहाँ पर क्या है? 80 और 85, 80 से 85% के लगभग नाइट्रोजनी जो उर्वरक की पूर्ति होती है वो यूरिया के द्वारा होती है। और उपयोग ज़्यादा होता है तो निर्माण भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए उपयोग और निर्माण, तो यहाँ पे बुकों में दे रखा है कि उपयोग किया जाता है, तो निर्मित भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? यूरिया होगा। क्लियर है। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक उपयोग व निर्मित होने वाला फास्फोरिक उर्वरक। उर्वरक कौन सा है? डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट। डाई अमोनियम फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा भी मैंने बताई थी आपको। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला जो रहेगा इसका, भारत में सर्वाधिक, भारत में इसको लिख ही देता हूं मैं, भारत में सर्वाधिक उपयोग होने वाला उर्वरक, सर्वाधिक उपयोग होने वाला उर्वरक KCl पोटेशियम क्लोराइड, और इसको बोलते हैं MOP म्यूरेट। फुल फॉर्म बता सकते हो इसकी? फुल फॉर्म बताना आप कमेंट करके। क्लियर है। यहाँ पर MOP की फुल फॉर्म बताना है आपको। और मैं यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखना और सोचना और मेरे से क्वेश्चन करना कि यहाँ पर मैंने सबको लिखा है भारत में सर्वाधिक उपयोग व निर्मित होने वाला नाइट्रोजनी उर्वरक यूरिया है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन डाला है भारत में सर्वाधिक उपयोग व निर्मित होने वाला फास्फोरिक उर्वरक DAP। और यहाँ पर मैंने डाला है भारत में सर्वाधिक उपयोग होने वाला पोटासिक उर्वरक, पोटासिक उर्वरक। और यहाँ पर मैंने एक चीज छोड़ दी, कौन सी भाई लोगों? यहाँ पर देखो निर्मित। अब यहीं से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा यहां से कि निर्मित क्यों नहीं लिखा है मैंने। तो इसका आंसर आपको देना है अगली क्लास में। क्लियर है। अगली क्लास में आपको आंसर देना है कि मैंने यहां पर निर्मित क्यों नहीं लिखा। यदि कोई रेगुलर क्लास ले रहा है तो वो जरूर इसका आंसर देगा, और वरना नहीं देगा। क्लियर है। दोगे तो भी अच्छा है और नहीं दोगे तो और भी अच्छा है। क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये उर्वरक टॉपिक है वो कंप्लीट होता है।
आप यदि हमारे से लगातार जुड़े हुए हैं तो ऐसा मानो कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है, क्लियर है। और लास्ट में फिर से वही बात मैं रिपीट करूँगा, चैनल को दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट लगातार बना हुआ है हमारे साथ, ये हम मानते हैं, लेकिन थोड़ा और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, गुड बाय।